हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट कर डालेंगे। देख लेंगे कि वर्क में क्या होता है, एनर्जी में क्या होता है, कैसे ये फोर्स से रिलेटेड है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, रियलिटी में रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को निपटारा कर देंगे। चलिए आप स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले कि वर्क की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। देखिए कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। समझना, ये वर्क जो है ना, वर्क को आप सीधा सीधा बोलेंगे कि क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कुछ लोग इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, लेकिन फोर्स इंटू डिस्टेंस मत बोलना। उसका कारण है क्योंकि ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट, आप देखिए कि जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा था ना, शुरू के अंदर ही पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर फर्क क्या होता है। इसलिए यहाँ पे आप डिस्टेंस मत बोलिएगा क्योंकि वर्क बहुत जगह पे जीरो भी हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारा काम किया हो लेकिन फिर भी उसका काम जीरो हो जाएगा। जब हम अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे। तो अभी आपको समझना कि ये जो दो चीजें, इनका प्रोडक्ट होता है वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वही है एफ इंटू एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर वर्क की यूनिट्स देखनी हो तो क्या होंगी, जूल जो होती है ना, यही वर्क की यूनिट है। और एनर्जी की यूनिट जो है वो भी जूल ही होती है। तो आप देखिए कि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से बताओ कि दो ऐसी क्वांटिटी बताओ जिनकी यूनिट सेम है। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों की ही यूनिट भी सेम है और डायमेंशंस भी सेम है। किसकी, वर्क और एनर्जी की। अब देखिए कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं कि भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है तो ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी ही होती होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि तुमने इस डायरेक्शन में काम किया, जी नहीं। आपने काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, सीधी सी बात है। इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इसकी डायरेक्शन कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी वर्क डन जो होता है। अब इसके अंदर देखिए आप कि अगर वर्क डन जीरो कब हो सकता है, मैं बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, वो एक दीवार को धक्का लगा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक वो डेली दीवार को धक्का लगाता है। ओके, अब उसके मालिक ने बोला है कि भाई ये जो दीवार है ना, तुम्हें इस जगह से उस जगह पे लेके जानी है। समझ गए, हंसी वाली बात ये। तो वो बेचारा नौकर जो होता है डेली धक्का लगा रहे दीवार को, लेकिन दीवार तो भैया हिल नहीं रही है। अब ऐसे करते 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 उसको 1 महीना बीत गया। अब वो नौकर गया अपने मालिक के पास और बोलता है कि भैया ऐसा है कि अब मेरे को सैलरी दी जाए। तो मालिक आकर देखेगा और बोलेगा कि भैया दीवार तो वहीं की वहीं है, तुमने तो हिलाई नहीं दीवार। मैंने कहा था कि यहाँ से लेके वहां तक ले जाना, अगले मोहल्ले में ले जाना इस दीवार को, तो तुम लेके तो गए नहीं इसको। तो वो बोलेगा कि तुम्हारा काम क्या हो गया, उसके हिसाब से काम क्या हो गया, जीरो। अब इसको आप डिफाइन करना हो फिजिक्स की टर्म में, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भैया काम बेशक, मेहनत तुम बेशक से कितनी भी कर रहे थे, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, वर्क तुम्हारा जीरो ही माना जाएगा। फिर से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। वही वाली चीज़ है, ये जो फोर्स है यहाँ पे आप लगा रहे हैं, ये मेहनत है एक तरह से। आप बहुत मेहनत लगा रहा है, मजदूर बहुत लगा रहा है, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है ना। बच्चा बहुत मेहनत लगा रहा है, बहुत लगा रहा है, तो सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है। ये जो सिलेक्शन है ये क्या है, ये वर्क है। यानी कि अगर आपका काम, आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब आपका वर्क कंप्लीट हो गया, यानी कि ये टास्क, मिशन कंप्लीटेड। तो ये सिंपल सी कहानी है इसकी। अब देखिए कि क्योंकि दीवार हिली नहीं है तो आप बोलेंगे यहाँ पे वर्क क्या है, जीरो है। बेशक से वो डेली उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि दीवार ऐसी थी, वो डेली डेली बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो हल्की सी हो सकता है दीवार ऐसी होगी हो। तो भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर हल्की सी दीवार ऐसी हो भी गई बाई चांस, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलें कि एक बिल्कुल 0.0001% हल्की सी दीवार ऐसे थी तो ऐसे हो गई, जो रोज जैसे धक्का लगाने से हल्की सी टेढ़ी हो गई, तो वो भी क्योंकि एक जगह तो वही है ना, यहाँ से यहाँ तो नहीं गई ना, वो यहीं पे ही हल्की सी ऐसे हो गई, तो भी हम बोलेंगे कि वर्क तो जीरो ही है। अब आप देखिए कि हमने पढ़ा भी था, शुरुआत में ही पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट में, कि मान लो कि कोई लड़का है, वो ए से लेके बी तक गया। अगर वो ए से बी में गया तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये मान लो 5 किलोमीटर गया, तो हम बोलेंगे कि 5 किलोमीटर क्या किया उसने, एक डब्बे को यहां से यहां तक लेके गया, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो जो डब्बे के ऊपर फोर्स लगाई और ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वर्क। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो इस बॉक्स को यहां से लेके यहां तक गया 5 किलोमीटर, और फिर यहां से वापस आ गया 5 किलोमीटर और, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया। तो आप मेरे को बताइए कि फोर्स क्या हुई। तो कुछ लोग क्या महानुभव बोलेंगे कि 5 किलोमीटर इधर गया और 5 किलोमीटर इधर गया, टोटल हुए 10 किलोमीटर। तो लोग बोलने लग जाए कि जो फोर्स लग रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो वो उत्तर हो जाएगा।
जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट बोलता है आप जब यहाँ गए तो 5 किलोमीटर था, लेकिन वापस से अगर इधर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शुरू और फाइनल के बीच में डिस्टेंस। तो शुरू भी यहीं, फाइनल भी यहीं, तो जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी कितना हो गया आपका, जीरो ही हो गया। क्या ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया है? ओके। ऐसी सर्कल में देखिए, आप एक जगह से चले और वापस यहीं पे पहुंच गए, तो यहाँ इस केस में भी क्या हो जाएगा, वर्क फिर जीरो ही हो जाएगा। आप कितनी भी फोर्स लगाते रहिए, आप जहाँ से चले वहीं पहुंच गए। अगर हाँ, ये हो सकता है कि आप सर्कल से चले और यहाँ रुक गए, तब वर्क माना जाएगा, लेकिन जहाँ से चले वहीं पे आ गए फिर भी वर्क जीरो ही माना जाएगा। ओके दोस्त, अब देखिए कि वर्क जो होता है इसके अंदर जो फोर्स लगती है, अब फोर्स ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप सीधी ऐसी ही लगा दोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ ये जरूरी तो नहीं, आप किसी एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति है, आप देखिए कि इसने सामान उठा रखा है, अब ये फोर्स इसके हाथ से ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है नीचे को, अब डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ को, समझ गए? तो आप मेरे को बताओ कि जो फोर्स ये लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इधर को लग रही है, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। ये ध्यान रखना। अभी क्यों बताया है 90 डिग्री, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा, उसका कारण अभी मैं समझाता हूं आपको। आप देखिए कि जब भी आप इसके अंदर फोर्स लगाएंगे तो आप अगर आपको वर्क फाइंड करना है ना, तो आपका रियल जो फॉर्मूला होता है वो इसमें रहता है, फोर्स जो है ना वो कोस थीटा वाली लगती है। ये जो है ना फोर्स, आप बोलेंगे एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई फोर्स एंगल पे लग रही हो। अब आप देखिए यही चीज मैंने नीचे भी समझा रखी है। आप देखिए जैसे इसको मैं समझाना हो तो ये बंदा है, ये इसके ऊपर घास काटने वाली मशीन पे यूं फोर्स लगा रहा है, यूं फोर्स लगा रहा है, तो इसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। एक फोर्स इधर को लगी, एक इधर को नीचे को लगेगी, और ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। हमेशा मैं जो भी चीज एंगल पे उसको इधर और इधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट सकता हूं। हॉरिजॉन्टल तो हो गया एफ कोस थीटा, क्योंकि आप देखिए कि इसके साथ ये थीटा बना रहा है, तो ये क्या हो गया एफ कोस थीटा, और इधर बन जाता है एफ साइन थीटा। रियलिटी में ये फोर्स लग कहाँ रही है, वो लग रही है यहाँ पे, तो ये एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, इसको नीचे रखने के काम आ रहा है। यानी कि ये अदरवाइज तो ये ऊपर को उठ जाएगा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर ना उठे, तो उसी का काम क्या है एफ साइन थीटा का, कि नीचे को इसको दबा के रख रहा है, और ये जो एफ कोस थीटा है ये इसको आगे को लेके चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका वर्क हो रहा है, वर्क क्या ये एफ साइन थीटा कर रहा है? नहीं कर रहा है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा तो यूं लग रहा है, आपका वर्क जो हो रहा है, मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में हो रही है। तो आप बोलेंगे जब इधर से कोई चीज इधर जा रही है तो उसमें फोर्स का सिर्फ ये कंपोनेंट लग रहा है एफ कोस थीटा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो वर्क का रियल फॉर्मूला है ना, उसका फॉर्मूला रहता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। और ये कोस थीटा किस किस के बीच में एंगल है, वही बताया है कि एफ कोस थीटा गिव्स द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन दैट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। यानी कि कोस थीटा जो है ना वो एंगल है बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमेशा देखना डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ये मूवमेंट इसकी इस तरफ है, फोर्स लग रही है ऐसे, तो एंगल ये थीटा होगा। आप इसको थीटा मत बोलने लग जाना, समझ गए? यानी कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो और ये लगी फोर्स, तो इनके बीच में एंगल थीटा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका एफ कोस थीटा हो गया, इसलिए हमेशा यहाँ पे एफ कोस थीटा ही बनता है। एफ इंटू एस इंटू कोस थीटा, ये क्या हो गया आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया। ये होता है रियल फॉर्मूला। अब आते हैं इस केस में। इस केस में देखिए कि हाथ से ऊपर को फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है क्योंकि ये आगे को लेके जा रहा है इसको। एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पे अगर आपने कोस 90 पुट किया, समझना कोस 90 पुट किया तो क्या होता है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ मेरे को जल्दी से, 0 होती है। जी हाँ, तो यानी कि आप खुद भी समझदार हैं कि ये डब्बे तो इसके हाथ के ऊपर ही रखे हुए हैं और ये इनको इधर से इधर लेके गया है, लेकिन यहाँ पे इसको वर्क को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। उसका कारण मैंने बता दिया कि जो फोर्स है वो ऊपर को लग रही है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रही है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो हमारा फॉर्मूला बोलता है कि भैया अगर 90 डिग्री कोस 90 बनेगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए कि ये फोर्स भी ऐसी लग रही होती, मान लीजिए ये व्यक्ति इसको उठा के ना लेके जाता, ये मान लो जमीन पे पड़ा है, ये डब्बा ये ज़मीन पे पड़ा और ये अपने हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, मान लो, है ना, ये ज़मीन पे पड़ा। अब ये डब्बा मूव तो इसी तरफ कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रही है, फोर्स भी इसी तरफ लग रही है। अब क्या होगा आप देखना कि क्योंकि ये देखिए एफ भी इधर है और डी भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया, एफ और डी डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा तो 0 हो गया क्योंकि ये पार पैरेलल हो गए हैं। अगर ये फोर्स ऐसे लग रही होती तब बात थी ना, या ऐसे लग रही होती, लेकिन अभी तो ये 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे अगर कोस 0 हो गया है
तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही आपका आ जाएगा, यानी कि ये एंगल चला गया तो ये F इंटू एस आ गया। यही फॉर्मूला है, ये उस केस में है जब आपकी फोर्स पैरेलल लग रही है डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अगर एंगल पे लगती है फोर्स तो फिर आपका कंपोनेंट हो जाता है F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात आप समझ पाए हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा था तो वर्क को हम बोलेंगे जीरो है। पेपर में कभी भी आ जाए वर्क निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये मैंने तरीका आपको बता दिया है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए कि क्या हो जाएगा, ये इस एंगल पे फोर्स लगा रहा है तो F cos थीटा इस रेडी को आगे लेके जा रहा है तो हम बोलेंगे F इंटू कोस थीटा, और कितनी आगे जा रही है, D जा रही है, तो यहाँ S की जगह पे D आ जाएगा, ये इसका वर्क निकल जाएगा। फिर ऐसे ही आप देखिए ये आदमी है, इसके हाथ में क्या है, सूटकेस है। अब खुद मेरे को बताओ कि कोई भी चीज़ आप उठाते हो, मान लो ये चीज़ है, ये मैंने यूं उठाई, आप मेरे को बताओ जब मैंने ये यूं उठाई तो फोर्स तो ऊपर को लग रही है ना, मेरे हाथ है जो ये हाथ है ये यूं ऊपर को फोर्स, यूं ऊपर को लगा रहा है फोर्स, ऐसे ऊपर लग रही है। अब मैं इसको उठा के यूं ऐसे मूव कर गया तो क्या मैंने कोई वर्क किया, बिल्कुल भी नहीं किया मैंने वर्क, जीरो वर्क होगा। आप सोचेंगे कैसे, आइए इसमें देख लेते हैं। फोर्स ऊपर को लग रही है, अब आप देखिए कि आपने क्या किया, इधर को दौड़ने लग गए सूटकेस को लेके, तो फोर्स तो ऊपर को लग रही है, आप दौड़ इधर को रहे हो, एंगल कितना बना, अगेन यहाँ पे 90 डिग्री का बना, तो मैंने क्या बोला, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो फिर वर्क आपका जीरो ही हो गया। ये वही केस बन गया जैसा यहाँ पे है। अब देखिए जैसे कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ता है, तो सीढ़ी पे चढ़ता है तो आपको ये अब समझना है यहाँ पे कि जैसे ही वो अपना पैर मान लीजिए सीढ़ी पे रख रहा है, तो सीढ़ी पे अपना पैर रखेगा तो आप मेरे को बताओ कि यूं करके रखेगा, देखिए यूं करके, जब वो यूं करके यूं रखेगा तो वो ऐसे लगाएगा फोर्स, ऐसे लगाएगा, उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर को, है ना। अब ये जो फोर्स ऊपर को ऐसे लगेगी नॉर्मल फोर्स, है ना, अब इसको चलने में क्या हेल्प कर रही है, समझना इस चीज को, ऊपर को लगी, लेकिन आप देखिए कि मूवमेंट तो इसकी इधर को है, सीढ़ी में ऐसे को है, समझना ऐसे को मूवमेंट है, और फोर्स आपकी ये लगी है, तो बीच में देखिए थीटा एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो इसको चला कौन रहा है, हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, तो ये F है और ये थीटा है, तो F cos थीटा ऐसे हो गया, तो यानी कि इस तरफ F cos थीटा लगा और डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क क्या हो गया, F इंटू कोस थीटा इंटू एस हो गया। ठीक है, ऐसे सीढ़ी पे चढ़ने की आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आप इसी सूटकेस का केस देखते हैं। ये तो था जब फोर्स ऐसे लग रही थी और मूवमेंट ऐसे हो रही थी, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति है, सुपरमैन है, उसने क्या किया, सूटकेस को पकड़ा और यूं हवा में ऊपर उड़ गया, या तो ये केस मान लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, आपने रस्सी से बांध दिया इसको, इस सूटकेस को रस्सी से बांध के ऊपर को आप खींचने शुरू कर दिया। ये देखो ये पुली लगी हुई है, आपने क्या किया, रस्सी से बांधा और इधर से ये रस्सी खींचनी शुरू कर दी, तो अब क्या हुआ कि ये सूटकेस ऊपर जाना शुरू हो गया, ऊपर जाना शुरू हो गया, और जो सूटकेस के ऊपर फोर्स भी लग रही है वो भी ऊपर को लग रही है, क्योंकि रस्सी ऊपर को खींच रही है और ये चल भी किस तरफ रहा है, ऊपर को ही रहा है। तो आप मेरे को बताओ कि F भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, समझो, तो क्या हो जाएगा, एंगल फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका उत्तर हो जाएगा, यहां वर्क जीरो नहीं होगा। ऐसी केस में ये नीचे को भी आ सकता है। आप देखिए कि आपने यहां से वो जो रस्सी पकड़ रखी है उसको ढीला छोड़ दिया, तो ये अब नीचे को गिरने लग जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर को हो गई और फोर्स इधर को हो गई, तो एंगल 180 डिग्री है। तब भी आप, अब किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा जाके देख लेना, तब भी ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 90 की साइकिल पे हमेशा क्या आ जाएगा, वो जीरो ही हो जाएगा, सॉरी 1 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये वो है जो रेपिटेशन होता है ना, पीरियोडिक होता है कि कोस 0 अगर 1 है, फिर वो 180 डिग्री पे क्या होगा, फिर वो 360 पे क्या होगा, ये जो वो रेपिटेशन वाला केस है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको देख लेना जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम उतना डीप में अगर जाएंगे तो फिर सेंस नहीं बैठती है। देखिए इस एक स्लाइड को समझाने में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है। आप सीधा सीधा चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, 180 270 में घुसोगे तो फिर चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा। आप यही केस समझिए कि ये ऊपर को जा रहा है और फोर्स भी ऊपर को जा रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल हो गया, तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो वो 1 हो गया, तो F इंटू एस हो गया। ठीक है, आप चाहे तो 180 से भी कर सकते हैं, 270 से भी कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे, जैसे इजीली समझ आ जाए। एक स्लाइड को समझाने में देखिए आपकी कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो पूरी जान लगती है। अब आइए हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का देखिए कि होती क्या है, एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू दी वर्क, यानी कि एक ऐसी चीज जो जिसके पास क्षमता है काम करने की, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एनर्जी। जैसे कि आप समझिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी कब चल सकती है, जब उसके अंदर पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक तरह से उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी हो गई। और गाड़ी खुद एनर्जी नहीं है, खुद तो एक ढांचा है, लेकिन उसको चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो किसकी फॉर्म में है, पेट्रोल की फॉर्म में उसके अंदर
अवेलेबल है ऑलरेडी, उसको केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट जो है वर्क की तरह ही होती है। आप देखिए कि एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, वर्क और इसकी सेम रहती है, जूल ही रहती है। जूल को आप न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हो या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये मैंने लिख दिया, ये सेम ही चीज़ है दोनों। अब देखिए कई बार वो एनर्जी के अंदर कैलोरी के बारे में भी पूछना शुरू कर देता है। आप देखिएगा कभी भी आप कोई भोजन करता है तो उसमें बोला जाता है कि इतने कैलोरी है भाई, इसको कम खाओ, ये ज़्यादा खाओ, है ना, इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। तो वो 1 कैलोरी होती क्या है? 1 कैलोरी होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 1 ग्राम पानी को जितनी एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी के अंदर जूल कितने होते हैं? 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होते हैं। ये आप थोड़ा सा कन्वर्शन याद रखिएगा। कभी कभार अब जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो खुदा ना खास्ता कि थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो आपको पता लगना चाहिए कि भैया ये कन्वर्शन होती क्या है, कैलोरी से जूल में कैसे जाएंगे और जूल से कैलोरी में कैसे जाएंगे। आपको 10 कैलोरी बोल दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसको जूल में बताइए कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4.184 इंटू 10, तो 41 के आसपास जूल हो गए वो। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, या उल्टा भी दे सकते हैं, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे। यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत बड़ा गेम है फिजिक्स में और एग्जामिनर पूछता भी यहीं से ही ज़्यादा है। ये हो गया आपका एनर्जी का एक ब्रीफ। अब हम देखते हैं एनर्जी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी जैसे आपको देखना हो तो लाइट की एनर्जी हो गई, हीट की एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी आप आसपास देखेंगे तो आपको एनर्जी दिखेगी। मैं बोल रहा हूँ ये भी क्या है, साउंड एनर्जी है एक तरह से। फिर अब एनर्जी को अगर मैकेनिकली देखना हो तो कैसे बोलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी है क्या? वो 2 चीज़ों का सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। यानी कि लगभग हम देखते हैं कि जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी आप देख रहे हैं ना, उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होती है काइनेटिक, दूसरी होती है पोटेंशियल। तो यहां पे देखिए कि ये जो 2 भाग हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के, एक काइनेटिक हो गया, दूसरा पोटेंशियल। ये है क्या क्या? आप देखिए काइनेटिक में क्या है। काइनेटिक का सिंपल सा मतलब ये, काइनेटिक का अपना खुद का ही मतलब ये होता है जो चीज मोशन में हो, जो चीज चल रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये साइकिल चला रहा है तो ये साइकिल चल रही है तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जहां पे फ्लो चल रहा है एनर्जी का, बहाव चल रहा है, एक रिवर बह रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, एक तालाब रुका हुआ है एक जगह पे तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे समझना है। एक डैम है, जो डैम रुका पड़ा है, बंद कर रखा है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही डैम को टक करके खोला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यूं बहने लग जाएगा पानी। समझ गए इस चीज को? अब आप देखिए कि ये सारी की सारी गेम किस चीज की, बहाव की है। ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब लाइट जैसी बल्ब जलेगा, पहली बात तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो वो भी क्या, एक फ्लो है। ऐसी लाइट जो है वो एक जगह पे तो ऐसे है नहीं कि ऐसे रहेगी, वो भी फैल जाएगी पूरी की पूरी, वो भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट हो गई। साउंड एनर्जी है, तो मैंने यहाँ से कुछ बोला, देखिए आपके घर तक आवाज आ रही है, ये भी क्या है, बह रही है एनर्जी, तो ये भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सूर्य भगवान के ऊपर से आ रही है जैसे रोशनी, वो रेडिएट कर रहे हैं एक तरह से, है ना, हीट भी और लाइट भी, तो वो भी क्या होगी, रेडिएंट एनर्जी। ऐसी थर्मल एनर्जी है कि कोई भी चीज गर्म होती है, जैसे आप टोस्टर ले लीजिए, उसके अंदर ब्रेड डालते हैं तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से एनर्जी बह रही है ना, एक जगह से दूसरी तरफ बह रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी का ही पार्ट है। दूसरी तरफ देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। इसके अंदर देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले समझिए। न्यूटन साहब ने जब देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो नीचे कोई क्यों गिर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी है। लेकिन आप देखिए कि जब तक सेब गिरता नहीं है, इसका मतलब सेब के पास एक एनर्जी सेव्ड है। गिरेगा तो तभी ना जब यहाँ से टूटेगा, लेकिन जब तक वो टूट नहीं रहा तब तक देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसके पास एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो गिर सकता है। यानी कि अभी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होने से पहले उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है। जब भी हम बोलेंगे ना कि उसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, स्टोर है, अभी तक इस्तेमाल नहीं की उसने, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपके घर के ऊपर टंकी लगी हुई है पानी की, जब तक आप नल नहीं खोल रहे हैं तब तक वो जो पानी की टंकी है ऊपर क्या है, भरी हुई है। इसका मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है नीचे गिरने का पानी को। लेकिन जैसे ही आप देखिए आपने नल खोला, मान लीजिए आप पूरी टंकी खाली कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। आप देखिए ऊपर की टंकी का लेवल भी नीचे गिरता जाएगा और यहाँ पे पानी बह रहा है नीचे, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी आप देखिए बैटरी है, बैटरी के अंदर या सेल के अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी स्टोर है। तो ये क्या करती है एनर्जी, आपके फ़ोन को बैटरी जो है प्रोवाइड करती है, या फिर आपके रिमोट के सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये एक तरह से स्टोर है इसके अंदर। जहां भी स्टोरेज की बात हो जाएगी एनर्जी की, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। एक तीर कमान है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने यूं करके तीर खींचा। जब उसने यूं तीर खींच रखा है ना, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी अब इसके अंदर उसकी एनर्जी आ गई है कि ये कभी भी अगर छोड़ेंगे ना तो टक करके आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने देखिए यूं छोड़ा
तीर, तो ये यूं करके आगे जाएगा। ये क्या हो गया, मूवमेंट आ गई, मोशन आ गया इसके अंदर, चलने गति आ गई, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, तीर अगर अब किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस पॉइंट से जब तक ये छोड़ नहीं रहा, व्यक्ति ने यूं कर रखा है, जब तक ये छोड़ नहीं रहा है तब तक क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जैसे ही छोड़ा आगे गया तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी रहती है, आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी तो ऐसी है कि भैया तबाही मचा दे पूरी की पूरी। तो ये भी क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है। जब ये चलेगी, एक बार ये शुरू हो गई तो ये चेन रिएक्शन होती है, ये रुकने का नाम नहीं लेती, ये पूरा बड़ा ब्लास्ट करेगी फिर। और इसी के थ्रू क्या है, इसको रोका भी जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे इसको रोका जाता है। तो यानी कि अगर इससे एनर्जी से हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बनाएंगे तो सबसे बड़ा हमारे लिए समस्या कि न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ डंप करेंगे, और फिर उसको रोकने की एक बड़ी समस्या होती है, बड़े हादसे हो सकते हैं, बहुत केयर इसको चाहिए है। अब आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी पे हम आते हैं, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, पोटेंशियल को और काइनेटिक को। यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में रहेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी होती है। आप देखिए जैसे ये साइकिल वाला है, साइकिल वाला यहाँ पे पैडल मार मार के इस पहाड़ी पे ले गया ऊपर तक। तो ये जब लेके जा रहा है ऊपर, तो ये कौन सी एनर्जी के साथ लेके जा रहा है, ये जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि चल के ही तो यहाँ पे पहुंचा ना, यहाँ पे आके ये रुक गया। जब ये इस चोटी पे आके रुक गया तो ये क्या हुई, अब यहाँ पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी। आप सोचेंगे कि कैसे आ गई, आप देखिए ये नीचे से ऊपर तक पहुंच गया है, यानी कि इसने मेहनत करके खुद को यहाँ तक पहुंचा लिया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास कि अगर ये बिना कुछ किए, बिना साइकिल को इस पॉइंट से हल्का सा भी आगे करेगा तो यूं करके नीचे आ जाएगा। यानी कि बिना कुछ किए ये अपने नीचे आ जाएगा। इसका मतलब एनर्जी इसकी साइकिल में क्या हो गई, स्टोर हो गई। यानी यहाँ एनर्जी स्टोर हो गई, हल्का सा पुश दिया आगे, साइकिल को धक्का मारा और ये खुद ही नीचे आ जाएगा डोलते डोलते। यानी कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है इस वक्त इसके पास इतनी ज़्यादा कि यहाँ अगर हल्का सा पुश किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए कि सेम यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने और भी एग्जांपल लगा रखे हैं जिनको आप देख सकते हैं। द वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये बोलती है कि द नेट वर्क डन बाय ए मूविंग बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको नेट वर्क फाइंड करना है कि कितना एक बॉडी ने किया है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि जितना उसका डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का, वही जो है उसका काम है। जैसे कि वर्क नेट है तो हम बोलेंगे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी और इनिशियल कितनी थी, उन दोनों को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए कि कोई जब ये चढ़ रहा था तो ये होगी इनिशियल स्पीड, मान लो कि ये 2 मीटर पर सेकंड से चढ़ रहा था, ठीक है। और मास मान लेते कि अभी 2 किलो का ही मास मान लीजिए या 3 किलो का मास मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी क्या हो गई, हाफ इंटू मास कितनी है, 3 है, इंटू में v स्क्वायर, तो ये क्या हो गई 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये तो हो गई इनिशियल, ये हो गई इनिशियल वाली आई, और ऐसी फाइनल वाली में मान लीजिए कि यहाँ पे गति इसकी ज़्यादा थी, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ तो तेज़ी से आएगा नीचे, तो यहाँ मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड से गया नीचे को, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी इसकी फाइनल वाली, हाफ इंटू मास तो सेम ही रहेगा 3 kg, और यहाँ पे इसका 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो गया। अब इसका और इसका जो माइनस करेंगे ना, वो जो आएगी वो हम बोलेंगे कि इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है, नेट वर्क डन बोल देंगे हम। क्या समझ पाए, इस चीज़ को समझ पाए हैं आप, ठीक है। आप पैसे डिफरेंस इसको माइनस इसको करेंगे तो आपको नेट डिफरेंस पता लग जाएगा। फिर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, तो मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे भी दिख रहा है हाफ mv स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए कि मास जो है वो इसको अफेक्ट करेगा, वेलोसिटी भी इफेक्ट करेगी, और आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है, तो मोमेंटम भी इसको इफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, इन तीनों में चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। समझिए इस चीज को। अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी डिटेल्ड पोटेंशियल एनर्जी की। इसमें मैंने जैसे कि डैम का भी एग्जांपल दिया कि जब तक ये डैम को खोलते नहीं है तो पीछे जो पानी स्टोर है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही खोल दिया वो बन गया काइनेटिक एनर्जी। ऐसी ये देखिए एक रोलर कोस्टर है, जब तक ये ऊपर खड़ा है तब तक इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हल्का सा धक्का दिया तो नीचे आया तो ये क्या बन गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी। ऐसी गुलेल का एग्जाम्पल है, जब तक इस व्यक्ति ने यूं पीछे तक खींच रखी है, इसका मतलब इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी कि अभी एनर्जी स्टोर है इसके अंदर, लेकिन जैसे ही छोड़ देगा तो वो किसमें ऐसे जाएगी गुलेल आगे, तो वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। सेम धनुष का हो गया। ये सब चीजें मैंने आपको वही चीज समझा रहा हूं। ऐसी देखिए कि एक व्यक्ति है, जब तक इसने बॉल नीचे से ऊपर उठा रखी है इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे फेंक देगा तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात यहाँ है कि जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसी को हम एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर क्या बनती है थ्योरम,
When an object is raised to a certain height, work is done against gravity to change its position. This energy is stored as potential energy. आप देखिए कि एक व्यक्ति है, उसने यहाँ नीचे से एक बॉल को उठा के ऊपर ले गया. अब ये कितना ऊपर ले गया, देखिए इतना ऊपर ले गया, ये जो हाइट h तक ऊपर ले गया. इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट लेके गया, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके गया. अब इस गेंद के ऊपर आप देखिए, बॉल के ऊपर फोर्स क्या लग रही थी, नीचे को लग रही थी. फोर्स क्या होती है, एम ए होती है. तो ए एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी की है, तो फोर्स क्या होगी, एम जी नीचे लग रही थी. लेकिन अब ये नीचे से इसको ऐसे ऊपर ले गया हाइट एच तक. तो आप मेरे को बताओ कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना. तो यहाँ से लेके ऊपर ले गया, फोर्स लग रही थी एम जी, और डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एच हो गई. तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका फोर्स कितना हो गया, वर्क कितना हो गया यहाँ पे, फोर्स एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एच. तो ये आपका वर्क डन हो गया पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, वर्क डन बाय पीई, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है दोस्त, समझ गए. तो यहाँ पे वही मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी डेल्टा एच होनी चाहिए. डेल्टा एच मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ एच अगर जीरो था तो यहाँ एच हो गया, तो यानी कि इतना मीटर हाइट होगी. तो ये वही चीज़ बता रहा है, जैसे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. वर्क अगर नेट वर्क निकालना है तो मैं निकालूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी इंटू एच इनिशियल. अब देखिए ये भी हो सकता है ना कि ये किसी हाइट पे बॉल पड़ी हो, मान लो कि ये किसी 10 मीटर की हाइट पे पड़ी है. तब हम क्या करेंगे, इसको जीरो नहीं ले सकते ना, फिर हम बोलेंगे इसके पास अभी 10 मीटर का पोटेंशियल है, तो हम बोलेंगे एम इंटू जी इंटू 10 बोल देंगे इसको. फिर मान लीजिए कि इसको 20 मीटर और ऊपर ले गए हम, तो हम शुरू वाली कितनी होगी, एम इंटू जी इंटू 10 हो गई इनिशियल वाली पोटेंशियल एनर्जी. अब कितनी हो जाएगी, अब देखिए जब ऊपर ले गए इसको 20 मीटर और ऊपर ले गए, तो 20 ये हो गई, 10 ये हो गई. तो ये कितनी हो जाएगी, m इंटू जी इंटू कितनी है हाइट टोटल 30. ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और वही नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वर्क डन हो जाएगा. समझ गए इस चीज़ को, ये मैंने समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ आई होंगी. अब आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग तरीके की है. यहाँ पे देखो, जैसे ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके साथ ये बॉक्स अटैच है. अब अभी तक मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ा हुआ है एज इट इज. तो ये यहाँ पे है बॉक्स, इसका मतलब क्या है, अभी इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ये एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. लेकिन जैसे ही आप देखिए इसको मैं यूं पुश करूंगा आगे को, मैंने इस डब्बे को यहाँ खिसका दिया, तो ये स्प्रिंग देखिए कि यूं कंप्रेस हो गया. इसका मतलब कि अब अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो स्प्रिंग इसको यूं करेगा आगे को. तो यानी कि अब किसकी कौन सी एनर्जी क्रिएट हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई है इसके अंदर. या फिर आप देखिए इसी डब्बे को मैं इधर को खींच दूं, तो जैसे आप इधर को खींचोगे तो स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, इलोंगेट हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जैसे इस डब्बे को यूं करके, मैंने यूं कर रखा है, जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा ना तो ये डब्बा आगे को जाके यूं भिड़ेगा. इसका मतलब है इसके अंदर क्या आ गई, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई. इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर होता है, या हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर भी बोल देते हैं. एक्स क्या है यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट की है ना आपने इतनी सी, ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर गए या इससे इधर गए, ये डेल्टा एक्स मान लीजिए, या जितनी भी मीटर है ये वो मान लीजिए, तो वो है इंटू हाफ इंटू के इंटू दिस का स्क्वायर. जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होती है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू के इंटू ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगी. आई होप कि ये चीज़ क्लियर है आपको. ऐसी यहाँ का मैंने बता दिया कि नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है. यहाँ पे हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर होती है. के क्या है यहाँ पे, स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग का अपना के होता है. बेहतरीन स्प्रिंग होगा तो उसका के भी बेहतरीन होगा, घटिया स्प्रिंग होगा कि जो यूं ही डोलता रहेगा कभी भी खराब हो जाएगा तो उसका के भी घटिया ही होगा, वही वाली चीज़ है ये. फिर यहाँ पे एक्स जो है कि कितना आपने उसको खींचा है, कितनी एक्सटेंशन की है. ऐसी आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वोल्टेज की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं इसी चीज़ को, पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं Q इंटू ई इंटू डी होती है पोटेंशियल एनर्जी. अब ये Q क्या है, चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ये दो प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, D बोलते हैं. तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, QED हो गई पोटेंशियल एनर्जी आपकी. ठीक है दोस्त, ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल वही बता रखे हैं, ये आप चाहें तो खुद से भी देख सकते हैं. ऐसी है कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है. ये चार्ज 1 इसको धक्का देके दूसरी जगह पे पहुंचाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचाने में जितना इसको वर्क फोर्स लगेगी है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है.
चलिए अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आते हैं। ये क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि जो एनर्जी रहती है ना, वो ना तो उसको बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। एनर्जी इस दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है, बस वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। ठीक है, एनर्जी को ना कोई बना सकता है ना ही कोई खत्म कर सकता है। अब देखिए कि ये बोलता है कि हमेशा एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब है कि जितनी एनर्जी पहले थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, बस उसकी दशा बदल जाएगी और दिशा भी बदल जाएगी, लेकिन बाकी एनर्जी सेम रहेगी। आप समझने, जैसे जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी और जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उसको जोड़ दिया जाए और एक सिचुएशन जैसे अब चेंज हो गई, अब चेंज होने के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसको जोड़ दिया जाए तो ये हमेशा बराबर आएंगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये रोलर कोस्टर है, अब ये यहाँ पे है, जब ये ऊपर है जब, तो इसके अंदर क्या है आपको मैंने बता रखा, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब तक कि आप इसको धक्का नहीं देते तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। तो आप बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो वो और काइनेटिक एनर्जी का जो सम रहेगा ना, वो यहाँ पे जो रहेगी उसके बराबर ही रहेगा। कैसे? यहाँ पे देखो वेलोसिटी उतनी उस हिसाब से बढ़ जाएगी, तो यहाँ हाफ mv² तो रहेगा, लेकिन हाइट तो है नहीं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो बेशक से जीरो हो जाएगी लेकिन ये दोनों बराबर ही रहेंगी, जितनी यहाँ थी उतनी ही यहाँ रहेगी। वहाँ पे बस वो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ऐसे इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसी देखिए ये जो बॉल है, पेंडुलम है, इसको यूं करके मैंने यूं टक करके छोड़ दिया तो ये यूं यूं डोलती रहेगी। अब देखो जब ये इस पोजीशन पे आती है तो इससे आगे तो जा नहीं सकती, यानी कि यहाँ पे आके ये रुक जाती है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। जैसे ये रुकेगी ना, वो इसकी पीक पोजीशन है, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रुकने से क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन यहाँ पे फिर जैसी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, जहाँ पे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ है। लेकिन जैसे ही ये इस सेंटर वाले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आएगी तो यहाँ इस तरफ जा रही है, ऊपर जाने से जस्ट पहले की ये सिचुएशन है, क्योंकि ऊपर जाएगी तो फिर तो रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, नेगेटिव जी लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक ये जो है ना, यहाँ पे टक करके बहुत तेजी से आई है। तो ये जो है, ये पॉइंट वो है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाती है, क्योंकि हाइट देखिए बिल्कुल जीरो हो गई है। यहाँ थी पहले हाइट और वहाँ से यहाँ आ गई है। अब हाइट का तो कोई चेंज ही नहीं है, रोल ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बॉटम पे आ गई है ये, इससे नीचे कहीं जा ही नहीं सकती, इसके लिए तो धागा तोड़ना पड़ेगा फिर। तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन वही चीज़ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब जब ये आगे जाएगी तो यहाँ बिल्कुल इस पॉइंट पर पहुँचेगी, इससे ऊपर जा नहीं सकते, तो यहाँ फिर से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन रहेगी सेम वही वाली, यानी कि कंजर्व हो गई है इसके अंदर। वही चीज़ यहाँ पे समझाई है। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ये दोनों जो है कांस्टेंट रहती हैं, जितनी पहले थी और बाद में थी वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है जी, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ आ गया होगा। अब हम पावर की बात करते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था, जब मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन बताया था, मैंने बोला था E = PT होता है। इसको आप रट लो या याद रख लो। यहाँ पे भी देखिए कि यही चीज़ है, E देखिए T इधर चला जाएगा तो E = PT हो गया। यानी कि पावर क्या होती है आप देखिएगा, पावर इज द रेट एट विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और द रेट एट विच द वर्क इज डन। तो कितने रेट पे, मतलब एक सेकंड में कितना काम आप कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो पावर क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट टाइम होगी, यानी एक सेकंड में या एक घंटे में आप कितना वर्क कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कि पावर है ये। अब वर्क क्या होता है? वर्क खुद क्या होता है? चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्क की जगह पे हम डेल्टा E लिख देंगे, यानी चेंज इन एनर्जी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि एनर्जी में कितना चेंज हुआ, तो वो यहाँ लिख दिया, डिवाइड बाय में टाइम = पावर। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। और ये इसका जो सिंबल है वो P है, और जो इसकी यूनिट्स हैं वो वॉट है। वॉट को आप लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स। जूल सेकंड इनवर्स कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी क्या होती है आपकी? ये जूल में होती है, और ये जो है ये टाइम किस में होता है? सेकंड में होता है। तो ये क्या हो गया आपका? जूल पर सेकंड इसकी यूनिट्स एक तरह से हो गई। इन्हीं यूनिट्स को क्या हम लिख सकते हैं? वॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई है। एवरेज पावर जो होती है वो क्या होती है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन द टोटल टाइम टेकन, कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है डिवाइड बाय में टोटल टाइम, उसी को बोल देते हैं एवरेज पावर। ठीक है, कमर्शियल यूनिट अगर पावर की पूछ ले कोई तो आप बोलेंगे कि वो क्या होती है? कमर्शियल यूनिट पावर की किलोवाट आवर होती है। यानी कि आपका कभी भी लोड आएगा ना घर के अंदर भी, तो वो किलोवाट आवर के हिसाब से आएगा। ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट 1000 जूल्स पर सेकेंड। यानी कि आप देखिए कि एक घंटे में कितनी एनर्जी यूज हुई
अगर उस वहाँ पे एनर्जी बह रही है 1000 जूल पर सेकंड के हिसाब से, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ हुई उसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कल को, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं फिजिक्स के अंदर, और ये इतनी कॉमन है कि ये क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी पूछी जा सकती हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद करना ही चाहिए। ये यूनिट कन्वर्शन ऐसी नॉर्मल है एकदम, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसके अलावा एक यूनिट और होती है, वो भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, जो वो कौन सी होती है। एक यूनिट होती है पावर की ही अदर यूनिट, लिख लो यहाँ पे अदर यूनिट। ये होती है आपकी हॉर्स पावर। अब वो जो 1 हॉर्स पावर है ना, 1 हॉर्स पावर ये किसके बराबर होती है आपकी, 746 वॉट के बराबर होती है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कन्वर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये ऐसी कन्वर्शंस हैं कि जो बहुत ही कॉमन होती है फिजिक्स में, ये हर बच्चे को लगभग पता होनी चाहिए। क्योंकि अब हमें पता है कि एग्जाम का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम ये चीज़ें ना करें। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें करके हमें रखनी चाहिए, ताकि कल को अगर एग्जाम में आए तो हम इनको करने के लायक हों। हम ये ना हो कि हमें नई नई लग रही हो सारी की सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि हमारा जो पढ़ाने का स्तर है ना, वो नीचे नहीं है, हम थोड़ा ऊपर लेवल का पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसको और इतना ज़्यादा इलाबोरेट करके पढ़ा सकता हूँ कि आपके छक्के छूट जाएंगे, लेकिन क्या हमें उस लेवल का पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, एक वो भी क्वेश्चन होता है। तो अभी जो है जिस टाइप का हमें चीजें पढ़नी थी इसके अंदर वर्क और एनर्जी की, वो मैंने एक एक चीज को यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जो देखना चाहे देख ली इसको, है ना। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स जेन्युइन लग रहे हैं ना, बस एक काम मेरे को आपके एक हेल्प चाहिए। आप हमारी जो जीवी कक्षा ऐप है ना, वहाँ पे जाके 5 स्टार रेटिंग दीजिए। क्योंकि आप देखिए कि आप जब हमारी सपोर्ट करेंगे तो मैं और ज़्यादा दुगनी गति से काम करूँगा। ये जो वीडियो सेशन है, आप ये मत समझिए कि ये बहुत आसान है बनाने। ये कोई कॉमन वीडियो सेशंस है ही नहीं है। आप किसी का भी कोर्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिटेल्ड और इतना ज़्यादा ढंग से कायदे से किसी ने भी नहीं बताया होगा। और कोई भी किसी की भी ऐप उठा के देख लो, बहुत रेयर टीचर, कोई यूपीएससी के टीचर होंगे जो एक ही टीचर सब पढ़ा रहा है, नहीं तो यूपीएससी में भी ऐसा नहीं है। आप देखिए किसी भी बड़े से बड़े टीचर को उठा के देख लीजिए, वो सब चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा है। साइंस तो इवन वो अलग ही टीचर रखते हैं। कोई हर बंदे के पास एक अलग ही टीचर होता है साइंस का, कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो यही पढ़ाएगा, हमारे बस की बात नहीं है। वो सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहते हैं वो लोग, या मैक्सिमम ज्योग्राफी पढ़ा देते हैं। यानी कि हर टीचर अलग अलग चीज़ पढ़ा रहा होता है। जबकि हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे अंदर है इतनी क्षमता कि हम चीज़ों को ढंग से आपको बता सकते हैं। तो मैं बचपन से ही साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैं किसी को क्यों हायर करूंगा इस चीज़ के लिए। मैं तो खुद ही बता सकता हूँ और कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो वही चीज़ें आप देख रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा आपको जो समझ आ रही है ना ये चीज़ें, एक एक पॉइंट, वो इसीलिए समझ आ पा रहा होगा क्योंकि मेरे को खुद क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे क्लैरिटी नहीं होगी, मुझे एक एक चीज़ का पता नहीं होगा, तो मैं आपको डिफाइन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ रहा होगा। और आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो बेहतरीन क्लासें ही देख रहे हैं। इससे बेटर आप पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए या पूरे का पूरे किसी के पेड कोर्सेज खंगाल लीजिए, इससे बेहतरीन आपको कुछ और मिलने भी नहीं वाला है। घूम फिर के ये सर्कल वाली बात है कि यहीं पे ही वापस आएंगे और यहीं से ही आपको सेटिस्फेक्शन फील होगी। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।